कल आपको टोपोग्राफिक सीट या स्थलाकृतिक मानचित्र के बारे में बताया था। स्थलाकृतिक मानचित्र किसे कहते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको हम स्थलाकृतिक मानचित्रों के अध्ययन की विधियां के बारे में आपको बताएंगे कि इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः स्थलाकृतिक मानचित्र की अध्ययन की दो विधियां होती हैं। दो लक्षणों के आधार पर इनका अध्ययन किया जाता है, एक भौतिक लक्षण और एक सांस्कृतिक या मानवीय लक्षणों के आधार पर टोपोग्राफिक सीट का अध्ययन किया जाता है। अगर अपन भौतिक लक्षणों में देखें तो सबसे पहले अपन को उसकी प्रारंभिक सूचना के बारे में, टोपोग्राफिक सीट की प्रारंभिक सूचना के बारे में आपको बताना होगा, जिसमें उस स्थलाकृतिक मानचित्र का नाम आपको देना होगा। भाई कौन से क्षेत्र का है, क्या चीज़ है, 53 है, 53B है, तब B/1 है। तो इस तरह से जैसे 53A/1, तो ये उसके नाम आपको सबसे पहले देने पड़ेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि कौन से राज्य या देश का ये टोपोग्राफिक सीट है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, या नेपाल का है, भूटान का है। तो उस कोई भी राज्य या देश के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये उस एरिए की टोपोग्राफिक सीट है। फिर उसके बाद में कि ये कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के बीच में फैला हुआ है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कितने अक्षांशों में फैला हुआ है और कितने देशांतरों में फैला हुआ है। फिर उसके बारे में उसका विस्तार कि कितने किलोमीटर में तथा कितने किलोमीटर लंबाई और कितने किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, उसके बारे में भी आपको उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। फिर वो कह रहा है कि इसकी मापक कितने पे है, कितनी RF पे या कितनी मापनी पर बना हुआ है, वो भी आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि उस टोपोग्राफिक सीट का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में भी आपको ये सूचनाएं देनी पड़ेंगी। और लास्ट में आपको बताना पड़ेगा कि ये सर्वेक्षण कौन से वर्ष में किया गया था या ये टोपोग्राफिक सीट कौन से सत्र में बनाई गई थी। इन प्रारंभिक सूचनाओं को सबसे पहले आपको बतानी पड़ेगी। एक बार दोबारा बताएं कि कौन से टोपोग्राफिक सीट का नाम, उस मानचित्र का नाम बताना पड़ेगा, कौन से राज्य या देश की है उसके बारे में बताना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतरों के बारे में बताना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल, उसका विस्तार, उसकी मापनी और उसका वर्ष, ये सारी जानकारी प्रारंभिक सूचना में आपको देनी होगी। फिर अगर अपन चलें तो सबसे मेन चीज़ आती है कि उच्चावच के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि उच्चावच में कई विधियां हैं उच्चावच नापने की। स्थानिक ऊंचाई विधि है, समुच्चय रेखा विधि है, या अपवाह तंत्र है, या प्रयुक्त रंगों के आधार पर अपन उस क्षेत्र के उच्चावच के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। समुच्चय रेखाओं की सहायता से भी, स्थानिक ऊंचाई विधि की सहायता से भी, रंगों के द्वारा भी, या अपवाह तंत्र के आधार पर अपन उस क्षेत्र का उच्चावच का अध्ययन कर सकते हैं। अब उच्चावच में आपको देख के भी मालूम पड़ जाएगा, ये रंगों के द्वारा भी या समुच्चय रेखाओं के, कि इसमें पर्वतीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ये जानकारी किन किन के द्वारा, अब वो कह रहा है कि पहले में आपको सबसे पहले स्थानिक ऊंचाई से द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, समुच्चय रेखाओं के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, अपवाह तंत्र के द्वारा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, या अन्य रंगों के माध्यम से भी अपन उच्चावच के आधार पर बात कर सकते हैं। और इनसे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है। इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा उसके बारे में अपन अपवाह तंत्र के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि इसमें कितनी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों का प्रवाह किधर है, सदावाहिनी नदियां हैं या मौसमी नदियां हैं, इनकी प्रवाह की दिशा क्या है, कौन सी प्रवाह प्रणाली का निर्माण कर रही हैं। तो 2 नंबर पे आपको ये अपवाह तंत्र के बारे में
अपवा तंत्र के बारे में आपको बताएंगे कि अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। सबसे पहले कितनी नदियाँ हैं, मौसमी हैं या सदाबहानी हैं, उनका कौन सा अपवा तंत्र है, किस अपवा तंत्र के द्वारा बह रही हैं, इनका ढाल किधर है, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसको अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपवा प्रारंभिक सूचनाएं हो गई, उच्चावच हो गए, तीसरा अपवा तंत्र के बारे में। चौथा नंबर पे ये कह रहा है कि वनस्पति के बारे में अपन को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और वनस्पति के बारे में अध्ययन मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर अपन अध्ययन कर सकते हैं। जलवायु में फिर वनों के बारे में कि कौन कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन हैं या पतझड़ वन हैं या कोणधारी वन हैं। फिर वनों में संरक्षित हैं, आरक्षित हैं या रक्षित हैं, कौन कौन से वन, कितने कि कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनके बारे में भी इसमें प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन मेन रूप से जलवायु के आधार पर, और जलवायु में भी अपन देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं या सदा मानसूनी या पतझड़ वाले वन हैं या कोणधारी वन हैं या टैगा वन हैं, इनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई सामान्यतः भौतिक लक्षणों के बारे में। तो भौतिक लक्षणों के बारे में उसका मानचित्र हो गया, उसके उच्चावच के बारे में हो गया, उसके अपवा तंत्र के बारे में हो गया, उसकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ये सारे अध्ययन भौतिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। अगर अपन अब मानवीय लक्षणों के बारे में देखें तो मानवीय लक्षणों में सबसे पहले तो मानव बस्तियां, कि उस क्षेत्र में मानव निवास या मानव की बस्तियां कौन कौन सी हैं। मोटे तौर पे अपन देखें तो मानव बस्तियां दो प्रकार की हैं, एक ग्रामीण मानव बस्तियां कहलाती हैं और दूसरी शहरी मानव बस्तियां, अर्बन मानव बस्तियां कहलाती हैं। ग्रामीण मानव बस्तियों के बारे में अगर अपन बात करें तो रेखीय आकार में है या चौक-पट्टी के रूप में है या अरीय रूप में है या वर्ताकार रूप में है या तीर नुमा रूप में है या सीढ़ी नुमा रूप में है, कई प्रकार की ग्रामीण मानव बस्तियां होती हैं। उन सब के बारे में अपन को बताना है कि ये ग्रामीण मानव बस्ती है और ग्रामीण मानव बस्ती में भी इसका ये प्रतिरूप है, वर्ताकार के रूप में है, तीर नुमा है या सीढ़ी नुमा है या चौक पट्टी के रूप में है, किस तरह की मानव बस्तियां पाई जाती हैं, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। दूसरा, अगर अपन शहरी मानव बस्ती के बारे में अध्ययन करें तो उसमें ये बताना है कि ये औद्योगिक शहर है या व्यापारिक शहर है या खनन का शहर है या प्रशासनिक शहर है या शिक्षा का शहर है या धार्मिक है या स्वास्थ्यवर्धक है या सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक के बारे में, जैसे सबसे पहले अपन कहें शहर का नाम ले लिया, कोई भी शहर है। अब शहर जैसे कानपुर आ गया, कानपुर के बारे में अपन कहेंगे कि साहब ये औद्योगिक शहर है। अहमदाबाद है, साहब औद्योगिक शहर है। तो सबसे पहले शहरी ग्रामीण बस्ती आ गई और उसमें आ गई कि ये शहर किसके लिए, औद्योगिक दृष्टि से है। दूसरा देखें अपन, इंदौर है, रतलाम है, ये व्यापारिक, सबसे बड़े व्यापार बम्बई के जैसे व्यापारी केंद्र हो गए। फिर खनन, जमशेदपुर है, टाटा नगर है, भिलाई है, राउरकेला है, ये खनन के लिए माने जाते हैं। फिर अपन देखें कि दिल्ली प्रशासनिक, जयपुर प्रशासन, जहाँ पे सारी राज व्यवस्थाएं चालू होती हैं सारे राजतंत्र के रूप में, तो ये प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। फिर जैसे शिक्षा, नालंदा है, तक्षशिला है, वर्तमान में देखें कोटा है, सीकर है, तो ये सारे कौन से होंगे, शिक्षा की दृष्टि से या शैक्षणिक नगर कहलाते हैं। फिर अपन देखें धार्मिक, जैसे अपन इलाहाबाद चले जाएं, फिर बनारस चले जाएं, ये अजमेर में चले जाएं, तो ये सारे कौन से हैं, ये धार्मिक शहर हैं, तो इनको धार्मिक बस्तियां भी कहा जा सकता है। फिर स्वास्थ्य के लिए जैसे ऊटी, श्रीनगर, फिर उसके बाद में मसूरी, देहरादून, ये स्वास्थ्यवर्धक या क्या कहते हैं, पर्यटक स्थलों के लिए माने जाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ है, ये सैनिक छावनी के रूप में। इस तरह से आपको जो अध्ययन किया जाता है, ये आपका
मानव बस्तियों के रूप में अध्ययन किया जाएगा। फिर अगर पर अपन देखें कि परिवहन और संचार के बारे में अपन देखें कि यहाँ पे रेल के द्वारा यातायात है या सड़क मार्ग के द्वारा है या हवाई जहाज से है, कौन सी यातायात की सुविधाएं हैं। फिर अगर अपन संचार में देखें, डाक सेवाएं हैं, टेलीग्राम है, टेलीफोन है, टेलीग्राफिक है, मोबाइल है, तो मोबाइल से इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें के द्वारा अपन जो अध्ययन करेंगे ये अपने परिवहन और संचार के द्वारा माना जाएगा। फिर अपन यूँ देखें कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो सिंचाई के साधनों में नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है या तालाबों के द्वारा सिंचाई हो रही है या कुओं के द्वारा सिंचाई हो रही है, उसके बारे में भी अपन उस रूढ़ चिन्हों की सहायता से अध्ययन कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में नहरों के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है या कुओं के द्वारा सिंचाई ज़्यादा होती है या तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो अपन सिंचाई के साधनों के बारे में भी अपन इस चीज़ में अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि मानव का व्यवसाय क्या चीज़ है। फिर अपन देखें कि इस एरिया में ज़्यादातर व्यवसाय, मानव व्यवसाय क्या क्या करते हैं, तो वनों को काटना, लकड़ी काटना या मछली पकड़ना या पशु चारण करना या चरागाह वाली करना, मत्स्य करना, कृषि करना, निर्माण या उद्योग या व्यापार कि कौन सा कार्य कर रहा है, कि वनों को काट रहा है, लकड़ी काटना जिसका काम बता रहा है, या पशु चारण हो रहा है या मत्स्य पालन है या कृषि कर रहा है या ज़्यादातर जनता उद्योगों में जा रही है या व्यापार में लगी हुई है, उनके बारे में भी एक पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अपन देखें कि कोई भी मानचित्र का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में वो बता रहे हैं कि एक तो भौतिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे और एक मानवीय लक्षणों का अध्ययन करेंगे। भौतिक लक्षणों में अपन सबसे पहले वो कह रहा है कि उसकी सामान्य या प्रारंभिक सूचना देंगे, प्रारंभिक जानकारी के बारे में देंगे। प्रारंभिक जानकारी में आपको बता दिया उसका नाम है, राज्य का नाम है, मापनी है, अक्षांश देशांतर है, उसका वर्ष है, इनके बारे में। दूसरा उसके उच्चावच के बारे में कि उच्चावच के बारे में अपन को याद करना है कि पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। फिर वो कह रहा है कि अफवाह तंत्र के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, सदाबहानी नदियाँ हैं या मौसमी नदियाँ हैं, नदियों का अफवाह तंत्र कैसा है, किस दिशा की तरफ बह रही हैं, उनके बारे में। फिर उनकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताएंगे कि कौन सी वनस्पति ज़्यादा है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं या पर्णधारी वन पाए जाते हैं, या वनों के प्रकार में वन भी संरक्षित वन है या आरक्षित वन है या रक्षित वन है। ये तो भौतिक जानकारी। फिर अगर मानवीय करें तो मानव बस्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मानव बस्तियों में भाई ग्रामीण वाली है या शहरी है, तो ग्रामीण में भी कई प्रकार की मानव बस्तियाँ होती हैं और शहरी में भी कई प्रकार की मानव बस्तियाँ पाई जाती हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये ग्रामीण मानव बस्तियाँ, शहरी मानव बस्तियों में भी भाई औद्योगिक वाली है, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है या शिक्षा की दृष्टि से है या प्रशासनिक दृष्टि से है। कई कारणों से इस आधार पर अपन करते हैं। फिर अपन परिवहन और संचार के बारे में देखें कि कौन कौन से परिवहन के साधन हैं, किसके द्वारा कोई भी चीज़ यातायात के बारे में जानकारी देनी है और यातायात के साथ साथ संचार से संबंधित भी सारी चीज़ें अपन को उसी के आधार पर बतानी है। और लास्ट में मानव के व्यवसाय के बारे में अपन को बताना है कि उस क्षेत्र के मानव किस तरह का व्यवसाय करता है। ये समस्त जानकारी अपन को इस आधार पर करनी पड़ती हैं और ये इस तरह से अपन टोपोग्राफिक मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।